नमस्कार। आज हम राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल पर लिखने वाले बहुत सारे विचारक हुए हैं। भारत में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति है। रॉबर्ट मिचेल्स, जो 1913 में सर्वप्रथम राजनीतिक दल पर अमेरिकी विचारक रॉबर्ट मिचेल्स ने पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तक लिखी। उसमें लिखा कि कोई भी दल या संगठन हो, उसका नेतृत्व या संचालन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होता है और थोड़े से ही लोगों का शासन होता है। उसी को अल्पतंत्र कहते हैं। लोगों का शासन होता है, उसी को अल्पतंत्र कहते हैं। मिचेल्स ने कहा है कि जो संगठन की बात करता है वह अल्पतंत्र की बात करता है। उसी को अल्पतंत्र के लोह नियम भी कहते हैं। यह नियम इतना अकाट्य है जिसके कारण इसको अल्पतंत्र का लोह नियम कहा गया है। मॉरिस डुवर्जर 1948 में फ्रांसीसी विचारक मॉरिस डुवर्जर ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में लिखा, जो कि पश्चिमी राजनीतिक दलों के आधार पर लिखी गई थी। उन्होंने भी राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। सार्टोरी ने सन 1976 में इटली के सार्टोरी ने अपनी पुस्तक पार्टी सिस्टम में पाश्चात्य देशों के साथ साथ तीसरी दुनिया के देशों, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को शामिल किया, क्योंकि 1976 तक विश्व में बहुत से नए राजनीतिक दलों का उदय हो चुका है। था। माइनर वीनर व रजनी कोठारी भारतीय दलीय प्रणाली पर लिखते हैं। अमेरिकी विचारक माइनर वीनर तथा रजनी कोठारी ने लिखा है कि राजनीतिक दलों से तात्पर्य क्या है, उनका अर्थ क्या है। राजनीतिक दल बहुत से लोगों का संगठन है जो विचारधारा के आधार पर जुड़े हैं, जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर समूह बने हैं और अपने सामूहिक प्रयासों व शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक दलों के तत्वों और स्वरूप के आधार पर वो आपस में जुड़े रहते हैं और उनके जो दलों तत्व स्वरूप हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक दल के लोगों का किसी विचारधारा या सिद्धांतों में विश्वास होता है। सत्ता पाने के लिए सामूहिक प्रयास तो वो करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीकों से उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको व्यवहारिक रूप भी दिया जा सके। राजनीतिक दलों की जो उदारवादी व्याख्या है, उसमें अगर कोई संगठन हिंसा या खूनी क्रांति में विश्वास करता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता, उसे गुट कहते हैं। यही कारण है कि अमेरिका व जर्मनी में ऐसे कानून बना रखे हैं जहां साम्यवादी दल नहीं बनाए जा सकते। अमेरिकी लेखक विचारधारा के तत्व पर जोर नहीं देते। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए तथा शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण है कि अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों की समान विचारधारा है, जिसे लोकतांत्रिक विचारधारा कहते हैं। और यही कारण है कि इंग्लैंड के लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि अमेरिका की दोनों पार्टियां एक जैसी है, उनमें मदिरा समान है लेकिन लेवल अलग अलग है। ये लॉर्ड ब्राइस कहते हैं। राजनीतिक दलों की मार्क्सवादी व्याख्या में हम देखें कि राजनीतिक दलों की मार्क्सवादी व्याख्या लेनिन से शुरू होती है। लेनिन कहता है कि पूंजीवादी राज्य में दो ही राजनीतिक दल हो सकते हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है वह पूंजीपतियों की सुरक्षा करती है। उसके विरोध में साम्यवादी पार्टी मजदूर, श्रमिक, किसानों की पार्टी या उनके दल होते हैं, जिसका लक्ष्य खूनी क्रांति करके हिंसात्मक तरीके से सत्ता को प्राप्त करना होता है, छीनना होता है और सत्ता प्राप्त करने के बाद वर्गहीन समाज स्थापित होगा। इसलिए समाजवादी समाज में एक ही दल होगा, क्योंकि समाज वर्गहीन हो जाता है। लेनिन के अनुसार समाजवादी पार्टी वह है जिनका मार्क्सवाद में
विश्वास है, इसलिए उनसे वर्ग चेतना है और उनका उद्देश्य सुसंगठित होकर हिंसक क्रांति को सफल करना है। इस चिंतन का समर्थन माओ ने भी किया था। विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था। 3 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हमें देखी जाती है कि एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी व फासीवादी देशों में होती है, इसलिए यह व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शत्रु है, जैसे कि चीन, क्यूबा तथा उत्तरी कोरिया में एक दल का शासन है, या द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली में फासीवाद तथा जर्मनी में नाजीवादी दल का शासन था। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिनके बीच में राजनीतिक शक्तियाँ घूमती हैं, लेकिन इन देशों में कुछ छोटी पार्टियाँ भी हैं जिन्हें राय सत्ता प्राप्त नहीं होती है। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। दुनिया के बहुत से देशों में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है। फ्रांस, भारत, इटली इसके बड़े उदाहरण हैं। यहाँ पर कई पार्टियाँ होती हैं जो सत्ता में भागीदारी निभाती हैं। बहुदलीय शासन प्रणाली दुनिया के बहुत से देशों में प्रचलित है, लेकिन किसी देश में इसकी विचित्र विशेषताएं हैं। जैसे जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी शक्तिशाली पार्टी है जो 1955 से सत्ता में चली आ रही थी। वो मध्य में एक समय ऐसा था जब वो बहुत ही शक्तिशाली पार्टी थी, और अगर उसकी सीटें कम पड़ जाती है तो यह किसी छोटी पार्टी से संगठन कर लेती थी, और इसलिए जापान को एक दलीय व्यवस्था, 1+ दलीय व्यवस्था कहते हैं। 1989 तक भारत में भी एक ही पार्टी का शासन था। 1989 जिसके मुकाबले में अन्य कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हुआ करती थी, इसलिए अमेरिकी विचारक माइनर व्हीलर ने लिखा है कि भारत में एकल आधिपत्य राजनीतिक प्रणाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं कि यहाँ भी हमें बहुदलीय बहुत सारे दल अस्तित्व में होते हुए द्विदलीय शासन प्रणाली ही के लक्षण ही प्रकट होते हैं। दलीय व्यवस्था के जो नवीनतम लक्षण हैं, अब विचारधारा का तत्व भी लगभग शून्य हो गया। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी दलों ने अपने संविधान में से साम्यवादी शब्द को ही निकाल दिया है। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने अपने संविधान में समाजवाद शब्द को निकाल दिया। भारत में जनप्रतिनिधि अधिनियम में 1989 में संशोधन करके यह कर दिया है कि सभी वर्गीकृत राजनीतिक पार्टियां अपने संविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता लिखे तथा वे इनमें पूर्ण आस्था रखते हैं। इसलिए भारत की सभी पार्टियां जो कि समान विचारधारा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर पार्टी अवसरवाद को अपना लक्ष्य बना चुकी है, और इसी को अनुभववाद या प्रयोगवाद भी कह देते हैं। अर्थात जो ठीक लगे वही करना, जो उचित लगे उसी का अनुकरण करना, अर्थात दल के हित के अनुसार विचारधारा को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। भारत के संदर्भ में नायक पूजन, क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व, मिलीजुली सरकार, सत्ता प्राप्ति के लिए अवसरवादी गठजोड़, ये सब हमें देखा जाता है। और मॉरिस डुवर्जर का जो दल वर्गीकरण है उसे हम देखें तो मॉरिस डुवर्जर ने कुछ पार्टियों के भीतर 4 के तत्व देखे हैं, जिसे कि सेल या कक्ष पार्टी भी कहा जाता है। ये पार्टी पूरे देश में अपनी छोटी छोटी इकाइयाँ बना देती हैं, और ये इकाइयाँ हर कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर होती है, तथा ये इकाइयाँ केंद्रीय इकाई को गुप्त सूचनाएं भेजती रहती है, और इन्हीं के आधार पर पार्टी का सर्वोच्च नेता काम करता है। ये सारा जाल गोपनीयता के आधार पर कार्य करता है। इस प्रकार की प्रणाली फासीवाद तथा साम्यवाद देशों में देखी जाती है, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक पार्टियाँ नहीं माना जाता। मिलिशिया जो है उसका अर्थ होता है सैन्य संगठन। यह भी हो सकता है कि कोई पार्टी सैनिक संगठन रखे या अपना कई सैन्य बल रखे, अर्धसैन्य बल रखे, जिसकी सहायता
से अपने विरोधियों को कुचल देना है, जैसा कि हिटलर की तूफानी दस्ते ने किया या चीन में माओ की लाल सेना ने किया। कॉकस पार्टी अर्थात झुंड, पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण लोग सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और वे निर्णय पार्टी पर थोप दिए जाते हैं। इसमें पार्टी की राय समान नहीं होती और ये आम सभा में अपने निर्णय पास करवा लेती है, जैसे अमेरिका की दोनों पार्टियां। बहुत या शाखा पार्टी, कोई बहुत बड़ी पार्टी अपनी केंद्रीय शाखा बना लेती है और वास्तव में वही पार्टी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय इसमें होते हैं, जैसे कांग्रेस की महासभा, AICC इत्यादि। और ऐसा हम देखते हैं कि हर राजनीतिक दल में भीतर ही भीतर कुछ महत्वपूर्ण संगठन बने रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोगों का संगठन होता है और उन्हीं के निर्णय सभी लोगों के द्वारा मान्य होते हैं। धन्यवाद।